आर्य कौन है? आर्य जो है कौन है? पहला तो ये। दूसरा क्या होगा सर विषय वस्तु, कि आर्य भारत के हैं या बाहर से आए हैं। ठीक है, तो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है आर्य का, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो कहां का है? भारतीय है या भारतीय है या विदेशी है। दूसरा ये। तीसरा कि समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, इस पर बात करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा क्षेत्र चलेगा आगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, आर्य है कौन? सबसे पहली बात, आर्यों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। सबसे पहली बात, क्या आर्य को हम एक रेस बोल सकते हैं? रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्य को एक रेस कहा जा सकता है कि ये लोग एक पर्टिकुलर रेस के हैं? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। जब हम रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि मानव का जो जीन है उसका मेकअप कुछ एक जैसा है, इसी वजह से एक जैसे लोग दिख रहे हैं। बताना मुश्किल है। क्या फिर आर्य अगर एक रेस नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आर्य वो लोग हैं जिनका एक समान संस्कृति है, जिनकी एक समान संस्कृति है, एक कॉमन कल्चर है। समझ में आ गया? अच्छा, इस कल्चर का एक अभिन्न भाग है, मैंने क्या बताया था, वो क्या अंतर है सभ्यता और कल्चर में? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता कैसे रहते हैं इसको कहते हैं, सॉरी, संस्कृति कैसे रहते हैं आप उसको कहते हो। सभ्यता क्या है? जब नहीं सभ्यता, हाँ, नहीं संस्कृति तो ये हो गया कि भाई हम जैसे रहते खाते हैं पीते हैं, शादी होती है, ये फलाना ढिमाना। सभ्यता क्या है? इन सब चीजों में जब हम लोग तकनीक ले आते हैं, कोडिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं, व्यवस्थित करने लग जाते हैं, तब वो सभ्यता बन जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का होना, आपके धर्म में ग्रंथों की उपलब्धता, ये सब क्या है? सभ्यता के प्रतीक है। सभ्यता समाप्त हो सकता है, संस्कृति समाप्त नहीं हो सकती, रहने का तरीका है। हो सकता है कि कथक जो आप करते हैं उसके लिए एक नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक उपलब्ध हो, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक जो है वो जल जाए, समाप्त हो जाए, खो जाए, गुम हो जाए, लेकिन कथक कभी नहीं हट सकता, क्योंकि वो आपके संस्कृति का भाग है। तो संस्कृति कभी समाप्त नहीं होता है, सभ्यता भले समाप्त हो जाए। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। नहीं, संस्कृति खत्म नहीं होगी, संस्कृति में कुछ परिवर्तन आ सकता है। नहीं समझे? जैसे वैश्वीकरण आया है, आप ही का उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि एक जगह पे लोग जो आते हैं उसके पे दो तीन लोगों को मिल जाते हैं। तो वैश्वीकरण आने के बाद आपकी संस्कृति में कुछ बदलाव आ सकता है, और संस्कृति समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, आप जो बोले कि लद्दाख में अगर हम बाहर के लोगों को बसवा दें तो हो सकता है कि उनकी संस्कृति समाप्त हो जाए। संस्कृति समाप्त नहीं होगी, वहां के लोग बवाल कर देंगे, लड़ेंगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। विकसित हो सकता है, बदलाव आ सकता है, वहां के लोग बवाल कर सकते हैं कि भैया, जैसे पहले क्या हुआ करता था, हम लोग कहते थे वैश्वीकरण है बहुत अच्छी बात, हम लोगों ने जींस पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पैंट पहनना, धोती कुर्ता के बदले हम लोगों ने शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ है? अब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दुनिया में सभी लोग वैश्वीकरण के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? नहीं पता चला क्या वैश्वीकरण के खिलाफ है? तभी तो कह रहे हैं हम इन लोगों को नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं कि धोती कुर्ता पहनेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। समझ में आ रहा है? तो संस्कृति अपने आप को री इम्पोज करने की कोशिश करता है। संस्कृति जो है जड़ नहीं है, मेरी बात को जरा समझो। संस्कृति जड़ नहीं है कि वो कभी बदल ही नहीं सकता है। संस्कृति में बदलाव आता है, लेकिन संस्कृति की जो मूलभूत चीजें हैं वो रहेगा ही रहेगा। जैसे भले आप जींस शर्ट पहने, लेकिन जब पूजा पाठ करेंगे तो धोती कुर्ते पे ही आएंगे, वो आपकी संस्कृति का भाग है। माना कि नहीं? संस्कृति जो है वो, उसमें जड़ता नहीं है, उसमें बदलाव आएगा समय समय पर, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि संस्कृति पूरा बदल जाएगा। क्लियर है ये चीज? थोड़ा बहुत समझ में आया? आप ही लड़ने लग जाएंगे, मेरी संस्कृति में इतना परिवर्तन आ रहा है ना? आपके बड़े बुजुर्ग कहेंगे ये सब नहीं चलेगा। संस्कृतियों के बीच में क्या होता है, कई बार लड़ाई भी हो जाती है। आप समझे कि नहीं? अच्छा चलिए,
अब है कि आज जो है आर्य एक संस्कृति लेकर भारत में आए हैं, ये बात कहा जा सकता है। उनका एक समान संस्कृति है, एक उनके पास जो है एक अलग एक यूनिक संस्कृति है, एक यूनिक कल्चर है उनके पास। उस यूनिक कल्चर में एक अभिन्न भाग है भाषा, लैंग्वेज। आर्य अपने भाषा के कारण जाने जाते हैं। जहां जहां आर्य गए उन्होंने अपनी भाषा की छाप छोड़ी। समझे? पर इस भाषा को हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। भारतीय यूरोपीय यूरोपीय भाषा, समझ में आ रहा है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है इनकी कॉमन बात है। हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो क्या है? लैटिन क्या है? हिंदी क्या है? संस्कृत क्या है? पंजाबी क्या है? आसमीज, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है? ये एक ही, इन सभी भाषाओं के एक ही ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज सब किसकी देन है? आर्यों की देन है। आर्य अपने भाषाओं के कारण जाने जाते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से भाषा छोड़ा। ईरानियन लैंग्वेज, पारसी लैंग्वेज, पारसी भाषा जो है, ये सब किसकी देन है? फारसी जिसको आप कहते हैं, किसकी देन है? फारस से जो आया है, आर्यों की देन है। बात समझे कि नहीं? इसी वजह से आप देखेंगे कि अंग्रेजी के कई सारे शब्द आपको संस्कृत में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, फारसी में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा, पंजाबी में भी मिलेगा, आसमी में भी मिलेगा, असामी में मिलेगा, बोडो में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। लेकिन फिर दक्षिण भारत के जो भाषाएं हैं, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इनसे इनमें कोई लैंग्वेज वर्ड जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो लैंग्वेज का जो ट्री है, उनके जो लैंग्वेज का जो जेनेसिस है, जो आरंभ है, वो अलग तरीके से हुआ है। लैंग्वेज यानी भाषा का भी क्या होता है? भाषा का भी अपना एक फैमिली होता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक फैमिली के लोग हैं, तो भाषा जो है ना, लैंग्वेज है, उसकी भी अपनी एक फैमिली है। समझे बात को? वो एक फैमिली दर फैमिली जो है, वो हम कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कई सारी जो है बोलियां शुरू हो जाती है, कई सारी भाषाएं शुरू हो जाती है। ठीक है? एक फैमिली की भाषाओं को हम लोग जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक जो है फैमिली है, इसमें कई सारी भाषाएं हैं। ये जो फैमिली है, इसकी शुरुआत किसने करी है? इसकी जननी कौन है? आर्य है, इंडो यूरोपियन। अच्छा, द्रविडियन भाषा अलग है, उनका अलग है, मंगोलियन अलग है, ऑस्ट्रोलाइड एक अलग भाषा है। तो आप जो है इन सबको मिला नहीं सकते। फिर ये चीज समझ में आ गया? तो जरूर ये भाषा लेकर आए हैं, इनका एक समान जो है संस्कृति है, एक विशिष्ट संस्कृति है, जिसके वजह से आर्य को आप जो है आर्य की उपस्थिति को जो है आप अलग तरीके से एक अलग काल में दिखाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? अब सवाल उठता है कि हम लोग आर्य को समझ तो गए कि इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है और इनकी एक विशिष्ट भाषा है, भाषा शैली है, जिन्होंने कई भाषाओं को जन्म दिया है। इसीलिए आर्य की उपस्थिति को भारत में जो है एक अलग काल से दर्शाते हैं। इसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अभी ये तो विवाद है ना, विवाद में जा रहे हैं अभी। भाई अगला विवाद यही है। सवाल ये है कि क्या आर्य भारत में थे या इन्वेडर थे, बाहर से आए थे? ये विवाद है, नहीं समझे? अगर आप अगर आप बाल गंगाधर तिलक से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे तो भारतीय थे, हिमालय से आए थे, तिब्बत से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे, तो सीधे नकार देंगे। लेकिन अगर आप मैक्स मूलर से पूछेंगे तो बोलेंगे वो बाहर से आए। बात समझ रहे कि नहीं? है ना? इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। अच्छा, सुन लो, मैक्स मुलर या जितने भी पाश्चात्य इतिहासकार हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, उनकी एक बात यह है कि आर्य जो हैं वो बेसिकली कहां से आए हैं? वो आपको बोलेंगे आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। ध्यान सुनना, ये बात होगी नहीं? ध्यान सुनना, अगर आप पाश्चात्य इतिहासकारों की बात करें तो वो आपको बोलेंगे कि आर्य जो हैं वो कहां से आए हैं? मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से आए हैं। ध्यान सुनिएगा, ऐसा वो क्यों बोलेंगे? हर अच्छी चीज जो भारत में हुई होगी उसका वो श्रेय लेना चाहेंगे और वो बोलेंगे ये तो हम पाश्चात्य लोग हैं जिसके वजह से ये चीज आप में उपलब्ध है। इसीलिए मैक्स मुलर साहब और उनके साथ जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो आपको यही कहते हुए पाए जाएंगे कि भाई ऐसा है कि ये मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, ये दक्षिणी रूस से आए हुए लोग हैं, ये भारतीय नहीं है। वो आपको साफ मना कर देंगे। लेकिन जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक कहेंगे कि ऐसा है आर्कटिक रीजन से आए हैं, हिमालय से आए हैं। भारतीय इतिहासकार ये बात करने में नहीं चूकेंगे कि आर्य जो है वो यहीं के हैं।
अब सवाल उठता है कि किसकी बात माने, पाश्चात्य इतिहासकारों की बात माने या फिर भारतीय इतिहासकारों की बात माने, किन की बात माने। अब सवाल उठता है कि चलिए इस पर मंथन किया जाए थोड़ा बहुत। देखिए इसमें ज्यादा आपको मंथन करने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि भारतीय हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय इतिहासकार जो बोल देंगे वही मान लेंगे। आपको देखना होगा कि किसमें तर्क है, कौन सी बात, कौन सी विचारधारा तर्क संगत है। नहीं समझे बात को? कौन सी विचारधारा तर्क संगत है, हमें जो है वही लेके बात माननी पड़ेगी। नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है। हम वहां से आए हैं, क्योंकि वो लोग आए हैं, बसे हैं और अपने आप को यही का बता रहे हैं। मुझे बात होगी नहीं, उन्होंने ये बात नहीं बताया। उनकी बातों से पता करना पड़ेगा कि वो यहां के हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर कोई साउथ इंडियन आपके बीच में आ जाएगा, वो कोई अगर नहीं बोलेगा साउथ इंडियन मैं नहीं हूं, चुपचाप बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है, आप पकड़ नहीं लोगे कि ये साउथ इंडियन है। ड्रेसिंग सेंस से पकड़, मान लो ड्रेसिंग सेंस मेरी तरह एकदम बिल्कुल, तो आप उसकी बातों से पकड़ लेंगे, बोलने के तरीके से पकड़ लेंगे कि ये साउथ इंडियन है। अगर कोई यूपी से आया है तो उसकी हिंदी से पकड़ लेंगे कि उसका जो है हिंदी है, और थोड़ा म्यूजिकल अंदाज रहेगा तो आप पकड़ लेंगे कि ये बिहारी है। बिहार के जो हिंदी है, बिहार उसमें एक म्यूजिक है, वो थोड़ा सा ना एक म्यूजिक की तरह बोलते हैं, आखिरी में थोड़ा सा जो जो दो तीन शब्द होता है ना, थोड़ा सा लंबा खींचता है बिहारियों में। आप ऑब्जर्व करना। कहां जा रहे थे, क्या बोल रहे हो, ऐसे। तो वो थोड़ा सा जो है वो पता कर लोगे कि ये बिहारी है। और जो यूपी वाली हिंदी है वो खड़ी हिंदी होती है थोड़ी सी। समझे बात हो कि नहीं? उनके शब्दों के उच्चारण से भी पता कर लेंगे आप। शब्दों के उच्चारण आपको अगर आप देखें, अगर आप अवध रीजन में रहे हो, लखनऊ वगैरह, तो शब्द उच्चारण उनका गलत नहीं होता है। रॉ में सही डिफरेंस ढूंढते हैं, सौ में अलग सही डिफरेंस ढूंढते हैं, तो पकड़ लेंगे आपकी ये लोग वहां के। एक बंगाली अगर आएगा, एक बंगाली आएगा तो पकड़ लोगे आप, बंगाली बंगाली है ये, है वो वह बोलते ही नहीं है, वो सब ब होता है उनका। विजय जी, समझे बात हो कि नहीं? तो ब होगा उनका सब कुछ, तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये बंगाली है। मराठी का पकड़ लेंगे, है आहे चांगला आहे, ऐसे बोलेंगे वो लोग, तो आप पकड़ लेंगे। तो किसी भी आदमी को चाहे आप मिले ना मिले हो, उसकी भाषा शैली से पकड़ सकते हैं आप कि भाई एक यहाँ के तो नहीं हो सकते। अच्छा, मान लो कि भाषा ही उन्होंने दिया आपको, तो फिर कैसे पकड़ेंगे? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। पकड़ेंगे पकड़ेंगे कि कहाँ के हैं ये लोग। फिलहाल जो वेद है वो चार तरह के वेद हैं। जो पूर्व वैदिक काल है वो उसमें केवल एक वेद लिखा गया, उसे हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, तो सबसे पुराना वेद है। समझ में आ रहा है? 1025 के करीब आपको उसमें हाइंस है, 10 मंडल है। समझ में आ गया? पहला और 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, बाकी दूसरे से लेकर 9वें मंडल तक बात जो है वो ऋग्वेदिक काल का ही है, यानी कि पूर्व वैदिक काल का ही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना अपने को समझ में आ गया कि पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में है, भारत में आर्य हैं, और आर्य ने एक वेद लिखा है जिसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, जो सबसे पुराना वेद है। वेद होते हैं चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। समझ में आ गया आपको? ये चीज ध्यान रखिए, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जब भाषा ही उन्होंने दिया है तो कैसे पकड़े? वो लोग यहाँ के हैं या बाहर के हैं, एक समस्या हमारे सामने ये है। और इतिहासकार तो आपस में लड़ ही रहे हैं कि भैया ये यहाँ के हैं वहां के हैं। अच्छा, जो भी इतिहासकार से आप बात मानेंगे, बात करेंगे, वो इतने कन्विक्शन से आपको समझा देगा कि भारतीय हैं या बाहर के, कि आप उसमें तो बिल्कुल मान जाएंगे हाँ बात सही बोल रहा है, जिस भी इतिहासकार से मिलेंगे तो। अगर वो भारतीय इतिहासकार होगा, अब भारत में ये मानता होगा कि भारत के ही आ रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको ढंग से समझा देंगे कि भारतीय। आप कहोगे अबे तुमको मालूम नहीं, 10 एविडेंस हम तुमको देते हैं। अच्छा, मैक्स मुलर की संतानों से मिलेंगे तो वो भी आपको ढंग से समझा देंगे कि वो बाहर है। तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे लोग अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं तर्क के साथ। अनपढ़ गवार और पढ़े लिखे में क्या अंतर होता है? ज्यादा का अंतर नहीं होता है। अनपढ़ गवार बलपूर्वक कोशिश करता है कि आपको मेरी बात मानते है, अबे मेरी बात मानेगा कि मारे तो मुक्का। पढ़े लिखे लोग कैसे बात करते हैं? अबे तुमको मालूम नहीं है, ये जीन था, ये एविडेंस था, ये था, वो था। अब तुम कहोगे यार तर्कसंगत बात कर रहा है। ज्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ गवार में ज्यादा का अंतर नहीं होता, बस एक का अंतर होता है तर्क का। पढ़ा लिखे वाला आदमी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, तो बलपूर्वक इस्तेमाल करता है ना, मां मुंह का दो नाक पचका इसका। समझे मैडम? उनके साथ समस्या क्या है कि वो बलपूर्वक काम करते, दिखने में अच्छे नहीं लगते वो। समझे? तो अब ये दोनों इतिहासकारों में भाई साहब, अब अपने को क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, समझ में
देखो इन जनरल यूपीएससी, एनसीईआरटी और बहुत सारी किताबें इस बात पर एक संगत हैं कि आर्य बाहर से आए। ज्यादातर इतिहासकार इस बात को लेकर अभी तक जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी है हमारे पास, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पर यह मालूम चल रहा है कि जो है, देखो एक बोला है सर 1025 नहीं 1028 सूक्त हैं, वर्सेस हैं, समझ में आ रहा है बाबू कुश कुमार? ये जो तुम 3 एक्स्ट्रा जोड़े हो ना, ये तुम्ही को इसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये 3 एक्स्ट्रा जोड़े हो ना, ये लूसेंट का जो ज्ञान तुम्हारा निकल रहा है, 3 एक्स्ट्रा तुम्ही को जो बताना पड़ेगा बेटा कि कौन सा है, समझे? एक एक मंडला के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखो हमको छेड़ो मत, मैं छिड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा तुमको, चुपचाप पढ़ो। है बताएंगे हम आपको। 1028 कुछ किताबों में 1028 लिखा है, कुछ में 1017 लिखा है, कुछ में 1025 लिखा है ना, बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 10 प्रमुख मंडल हैं, मंडलों में क्या क्या है थोड़ा बहुत बात करेंगे। गायत्री मंत्र जो मंत्र है वो किस में है, बैटल ऑफ 10 किंग्स किस में है, वर्ना सिस्टम किस मंडल में है, बात करेंगे। अभी पहले आप ना इस विवाद से बाहर निकल जाइए कि 1025 वर्सेस है या 1028 वर्सेस है, वो तो ऋग्वेद पलटना पड़ेगा। इतिहासकार अभी इसी बात पे सहमत नहीं है कि रामायण में 6 अध्याय हैं या 7 अध्याय हैं। कुछ लोग उत्तरकांड को रामायण का भाग नहीं बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण का भाग, अब कुछ लोग मानते हैं। तो ये तो धार्मिक आस्था है। नहीं नहीं, मैं समझ गया कुश कुमार, अच्छा है तुम बोल रहे हो। तो अभी ये सब ना बहुत विवादित चीजें हैं कुश कुमार, ये बहुत विवादित चीजें हैं कि कितने मंडल, कितने तुम्हारे अध्याय हैं। उत्तराखंड रामायण का भाग है कि नहीं, कुछ में तो 8वां अध्याय भी जोड़ा हुआ है, कुछ कह रहे 9 अध्याय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध जिन्हें हम 9वां अवतार कह रहे हैं, वो गौतम बुद्ध नहीं है लुम्बिनी वाले, वो 5000 साल पहले आए थे, वो अलग है, उनका जन्म गया में हुआ था। अब क्या बोले सर, क्या पढ़ाएं और क्या करें, समझ रहे हो बातों की नहीं? पता है ना ये बात। एक ये भी विवाद है कि 9वां अवतार जिस गौतम बुद्ध, किस बुद्ध को कह रहे हैं, वो गौतम बुद्ध नहीं है जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो थे जो गया में हुआ था। बोला जाए सर, पढ़ाते वक्त भी डरते रहते हैं कि क्या बोले और क्या ना बोले, है ना? चलिए बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अभी पहले मेरी कहानी सुनिए, है ना? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितना क्या सही है, इस पर हम लोग बात हम तो करते ही एक एक चीज पर, एक एक नुई मतलब बाल की खाल नोच देता हूं मैं, तो एकदम टेंशन ना लो, पढ़ते रहो, देखो तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम किसकी बात माने भाई, बाहर से आए अंदर? तो ज्यादातर इतिहासकार और आपकी एनसीईआरटी किताब ये कहता है कि ये लोग बाहर से आए। एनसीईआरटी खास करके आर एस शर्मा एक एविडेंस देते हैं और वो एविडेंस ठीक ठाक लगता है। आर एस शर्मा ये बोलते हैं कि M17 नामक एक जीन है, M17, ध्यान सुनिएगा सर, एक जीन है M17 नामक। अब इसमें अंदर मंथन करने की जरूरत नहीं है, पहले बात को समझ लीजिए। M17 नामक एक जीन है जो कि 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस के क्षेत्र में आया था। वहां के करीब करीब 40 से 50% जो लोग हैं, और कुछ किताबों में 60% बोला जाता है, उन लोगों के पास M17 जीन है। अगर हम लोग मानवीय संरचना को देखें, उनके जीन के आकार को देखें, तो एक जीन का आकार M17 है। उस M17 में आपको पाया गया है कि मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस का जो क्षेत्र है, उसमें कम से कम जो है 50 से 60% लोग जो है वो M17 जीन लिए हुए हैं। अब जरा भारत में आते हैं। भारत में ये हिस्सा जो है ये उत्तरी भारत है, जिसे हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और ये हिस्सा जो है ये साउथ इंडिया है। ऐसा पाया गया है कि यही M17 जीन उत्तरी भारत के 35% लोगों में पाया गया है और दक्षिण भारत के 10% लोगों में पाया गया है। तो ये बताता है कि चूंकि ये 8000 साल पहले आया था और यहां पर 1500 बीसी में आया है, तो ये बताता है कि ये लोग जरूर जो है कॉकेकस माउंटेन होते हुए भारत में आए होंगे। समझ में आ रहा है? ये थ्योरी दी जाती है, जो जेनेटिक स्टडी है उससे ये मालूम चलता है
कि ये लोग जो होंगे ये कहां के होंगे, मध्य एशिया के लोग होंगे, यानी यहां के नहीं होंगे। एक तो ये एविडेंस दिया जाता है, समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बताता है हमको, ये क्या बताता है हमको, मध्य से एशिया से आएंगे। अच्छा, एक तो ये एविडेंस दिया जाता है इस चीज के लिए, हाँ, आर्य, ठीक है, आर्य आए होंगे। एक और एविडेंस दिया जाता है जिसके थ्रू बताया जाता है कि भाई ये चीजें हुई होंगी, ये एविडेंस है, ये एविडेंस दिया गया है, जेनेटिक स्टडी है, मॉडर्न स्टडी है, आज की स्टडी के थ्रू, किसी आदमी ने नहीं दिया है। मैक्स मूलर ने भी ये बात कहा था और बाद में भी इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये चीजें हैं, जेनेटिक स्टडी के थ्रू पता चला है। दूसरी चीज एक और है कि जो ऋग्वेद, जो अर्ली वैदिक एज की रचना है, कंपाइल किया गया है, उसमें कुछ ऐसे शब्द मिले हैं, ऐसे फ्लोरा और फौना, ऐसे पौधे और ऐसे जंतुओं के बारे में जिक्र किया गया है जो भारत में नहीं पाया जाता। जैसे कि घोड़े, घोड़े भारत में नहीं थे। अगर ऐसा होता तो सिंधु घाटी सभ्यता हमको घोड़े के बारे में मालूम होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सुरकुंडा में तो मिला है, दैट इज एक्सेप्शन, अपवाद है, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि वो सही से कि वो घोड़े का ही बोन है या किसका है। फिलहाल अगर एक आध जगह मिला भी है तो वो अपवाद मात्र होगा, उसको आप जो है नियम नहीं बना सकते हैं। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पास ही घोड़ा नहीं है, जब इतनी विकसित सभ्यता है, तो आप भूल जाइए कि भारत में कोई मतलब कि हॉर्स का एविडेंस रहा होगा। तो घोड़े जो है वो यहां नहीं पाए जाते। घोड़े मध्य एशिया के लोगों के पास था। वो अगर उसका जिक्र अश्व के नाम पे मिलता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये लोग वहां से आए होंगे, तभी इनको मालूम है घोड़े के बारे में, पॉइंट नंबर 1। दूसरे कुछ पौधे हैं जैसे मैपल, ये जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात समझा कि नहीं, समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया, तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन घोड़ों के बेसिस पर, सॉरी, इन मैपल और इन पादपों के बेसिस पर, जो पौधे हैं, इनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जरूर मध्य एशिया से आए होंगे यहां पर। तो हमारा एनसीईआरटी जो है वो यही बात कहता है कि भाई ऐसा है कि ये लोग कहां से आए होंगे, मध्य एशिया से आए होंगे। तो दो बातें सिद्ध हो गई। आर्य कौन है, आर्य जो है एक विशिष्ट संस्कृति वाले लोग हैं, जिन जो अपनी भाषा के कारण जाने जाते हैं। उनकी एक अपनी भाषा शैली थी जो जगह जगह पर उन्होंने किया। अच्छा, रास्ता कैसे बताएंगे कि किस रास्ते से आए होंगे, तो इन्होंने ना जगह अपने ऋग्वेद में कई सारे नदियों के बारे में बताया है, जैसे हकरावती, जैसे कि आपको जो है कुंभा। तो ये सब अफगानिस्तान, ईरान, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे, हेमनंद, तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि जिनका नाम जो लिया गया, जैसे समझ में आ रहा है, वो नदियों का जो जिनका नाम लिया गया है, वो नदियां क्या है, वो नदियां इंडिया में नहीं है, बाहर की हैं। समझ में आया, तो वो एक रास्ता भी बताता है कि किस रास्ते के थ्रू आए होंगे। अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में आए होंगे, हाइबर बोलन पास के थ्रू, तो इंडिया में आ गए। इंडिया में उन्होंने अपना रास्ता कहां बनाया, उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र के पास। गंगा यमुना का दोआब किधर पड़ता है, ये कानपुर, मेरठ, दिल्ली, ये जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना का दोआब माना जाता है। तो यहां पर ये आकर बस गए होंगे। क्लियर है ये चीज। तो अपनी कहानी कहां तक बनी, कहां तक बनी कि आर्य कौन है, आर्य कहां से आए हैं, आर्य का आने का कालक्रम क्या है, आर्य की क्या विशेषता है, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। ठीक, और वैदिक काल का और वेदों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व हमारे जीवन में, ये भी हम थोड़ा जान गए।